ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है। अस्सलामु अलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 4 और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। तो हमारे पास पेज नंबर 76 पे फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है हाउ डज एंगुलर वेलोसिटी डिफर फ्रॉम लीनियर वेलोसिटी एंड हाउ देयर यूनिट्स रिलेटेड। तो हमें बताना है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। सिंपली इसमें कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी कि लेट सपोज एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है किसी भी स्पेसिफिक टाइम में, तो उसकी जो स्पीड होगी उस डायरेक्शन में उसे हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी, जिसका हमने फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी या डेल्टा एस अपॉन टी, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला था कि सपोज करें कि एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाती है और इसका डिस्टेंस है 5 मीटर और उसे यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में टाइम जो लगता है वो है लेट सपोज 5 सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 मीटर कवर किया बॉडी ने 5 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रही है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड, जिसे हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया है 5 और टाइम भी कितना लगा है 5 सेकेंड्स। तो 5 इंटू वन 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि अगर लीनियरली किसी बॉडी की स्पीड को हम मेजर करें तो उसे हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। नाउ एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपने फॉर्मूला देखा था, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते थे और इसके लिए फॉर्मूला था चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या आती है, चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करें कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास और इसके अंदर ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमेशा आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी एंगल्स हम लेते हैं किसी भी चीज के वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी कि सपोज करें क्लॉक है, क्लॉक कैसे चलती है इस डायरेक्शन में, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स लेंगे यानी इस डायरेक्शन में। तो लेट सपोज बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया और बॉडी आ गई यहाँ पे, यहाँ पे अब एक हम अगर इमेजिनरी लाइन बनाए तो यहाँ एक एंगल बन रहा होगा थीटा। सपोज करें कि ये एंगल कुछ भी हो और यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम लगा, तो हम जब उसे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास यूनिट आएगी कि लेट सपोज यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल है रेडियंस में कैलकुलेट करना है, डिग्री में नहीं करना। इतना 90 होता है यानी कि पाई बाय 2, तो ये हम ले लेते हैं पाई बाय 4। पाई बाय 4 का एंगल बराबर होता है 45 डिग्री के, पाई बाय 4 रेडियंस बराबर होता है 45 डिग्री के। तो पाई बाय 4 एंगल और लेट सपोज इस बॉडी को भी इस पॉइंट ए से बी तक जाने में 5 ही सेकंड लगते हैं, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी पाई और ये 5। किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से लिखा हुआ है पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 के नीचे हम खुद से एक अगर 1 लगा दें तो 5 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी पाई बाय 20 और यूनिट क्या आएगी, एंगल की यूनिट रेडियन और सॉरी टाइम की यूनिट सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो डिफरेंस क्या आया दोनों में कि एंगुलर लीनियर वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड और ये लीनियरली स्पीड्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज होगी। एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हमने थीटा लिया है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय टाइम और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रेडियन पर सेकंड। नाउ यहाँ से आपको एक और चीज बतानी है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से रिलेट करते हैं और इनकी यूनिट किस तरह से रिलेट करती है। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, के लीनियर वेलोसिटी को
या इसको ऐसे आसान तरीके से ऐसे समझे, जब भी एक लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर क्वांटिटी के साथ रिलेट करवाना होता है तो हमें एक रेडियस फैक्टर ऐड करना पड़ता है। जैसे सपोज करें कि लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करवाना है तो क्या करेंगे, रेडियस फैक्टर ऐड कर देंगे। लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिलेट करवाना है, रेडियस फैक्टर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, यानी लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनकी यूनिट्स किस तरह से रिलेट करेंगी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू रेडियस की यूनिट मीटर इंटू ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास कुछ इस तरह से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट रिलेट कर रही है, किस फैक्टर की वजह से, रेडियस फैक्टर की वजह से। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब, और सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है, कब एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल से, क्लॉकवाइज से नहीं करेंगे। इन केस सपोज करेंगे क्लॉकवाइज एंगल से हम सपोज करते हैं तो वो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि इसको ऐसे समझें कि क्लॉकवाइज हमारे पास नेगेटिव होता है, और ये फिजिक्स की टर्म्स है कि जब भी क्लॉकवाइज हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। सही, सपोज करें कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ है, अगेन इसके ऊपर सेम एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सही, बॉडी इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और अगेन पॉइंट बी पर चली जाती है। अब टाइम कुछ भी लगे उससे अभी हमारा सरोकार नहीं है, अभी उसको हमने नहीं देखना, बल्कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। अगर मैं देखूं ये थीटा लेट सपोज कि 45 डिग्री है, वही पाई बाय 4 वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि थीटा हमारे पास है 45 डिग्री, जो बराबर होता है पाई बाय 4 रेडियंस के। थीटा की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम की वैल्यू किसी तरह से नेगेटिव आ जाए, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, टाइम नेगेटिव नहीं होता, हाँ लेकिन एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ए सी लिख रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल के लिए थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव, जो हमने ये सपोज कर लिया। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, ये चेंज वाली जो बात है इसको आप सिंपली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में बताया है कि हम डेल्टा क्यों लगाते हैं, एंगल का चेंज होता है ये। एक्चुअली जब हम पॉइंट ए पर है, चलिए इसको मैं अभी बता दूंगा, अगर हमारे पास थीटा पॉजिटिव है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेट सपोज थीटा हमारे पास क्या है, पाई बाय 4, इसी की एग्जांपल ले लें, पाई बाय 4 और डिवाइड बाय टाइम भी क्या है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज डिवाइड होंगी तो रिजल्ट में भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो जब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करवाया तो एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी। नाउ अगर हम ले लेते एंटी क्लॉकवाइज एंगल, सॉरी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल में क्या होगा, अब हम ये देखते हैं कि सपोज करें अब बॉडी यहां नहीं आई, अब बॉडी आ जाती है सपोज करें इस पॉइंट पे, यहां आ जाती है पॉइंट बी पे, राइट, और ए यहां से इस तरह मूव करके इधर आई, ये ऐसे मूव नहीं हुई, अब अपोजिट मूव हुई है। तो एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा अब अगर हम देखें तो हमें कैसे कैलकुलेट करना था, ये तो हम क्लॉकवाइज आ गए, हमें कैलकुलेट करना चाहिए था एंगल को कुछ ऐसे, एंगल को हमें
एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना चाहिए था, हमने तो क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर दिया। तो अब जो थीटा की वैल्यू होगी वो थीटा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो नेगेटिव होगी। अब वो कोई भी हो सकती है, 30 डिग्री, 35, 40, कुछ भी हो सकती है। अगर हम इस वैल्यू से एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, टाइम तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से डिवाइड होगी तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर एक नेगेटिव आएगा। जैसे सपोज करें कि -6 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एक नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से डिवाइड हो रही है तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, -3। एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के एंगल्स में क्या फर्क आया, अगर हम क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो यहाँ अगर मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया तो मिस्टेक हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, अब ये डेल्टा और सिर्फ थीटा का डिफरेंस समझने, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए बता देता हूँ कि सपोज करें, एक्चुअली डेल्टा थीटा लेट सपोज लिखा हुआ है अगर आपके पास डेल्टा थीटा, इसका मतलब क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 चेंज इन एंगल या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन वही करते हैं, एक सर्कुलर पाथ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बॉडी इनिशियली पॉइंट ए पर है और वो मूव करके पॉइंट बी पर आ गए, सही। यहाँ एंगल बन गया लेट सपोज थीटा बोल देते हैं, और थीटा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं 45 डिग्री, यही वाली 45 इसलिए सेम ले रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो सके। जब बॉडी पॉइंट ए पे है तो उसका एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है, ये एक्स एक्सिस और बॉडी भी उसी एक्सिस पर लाई कर रही है, तो एंगल क्या बन जाएगा, 0। यानी कि इनिशियल एंगल थीटा 1 क्या हो गया, 0 डिग्री। जब बॉडी यहां से मूव करके पॉइंट बी पर चली गई, अब एंगल क्या बन रहा है, थीटा 2 इज इक्वल्स टू, जो थीटा है एक्चुअली थीटा बोला हमने उसको 45 डिग्री, तो डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 क्या है 45 डिग्री और माइनस थीटा 1 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 45 माइनस 0 0 ही आ जाएगा। इसलिए हमेशा मैं डेल्टा थीटा को थीटा के ही बराबर ले रहा था। यहाँ देखें डेल्टा थीटा था लेकिन मैं वैल्यू थीटा की सपोज कर रहा हूँ, यहाँ देखें डेल्टा थीटा और लेकिन वैल्यू मैं किसकी रख रहा हूँ, सिंपल थीटा की रख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इनिशियली एंगल 0 ही है तो चेंज क्या आएगा, हमें वो 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मोस्टली हम डेल्टा थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन अनटिल एंड अनलेस बॉडी पॉइंट ए पर ना हो, पॉइंट ए मींस बॉडी एक्स एक्सिस पर ना हो। किस तरह से, सपोज करें कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट ही नहीं हो रही, बॉडी यहां से स्टार्ट होके यहां जा रही है, पॉइंट ए यहाँ पे और पॉइंट बी यहाँ पे। तो अब इनिशियली एंगल क्या बनेगा, ये थीटा 1 और फाइनली एंगल बनेगा ये थीटा 2। तो अब आपको थीटा 2 माइनस थीटा 1 वाली लॉजिक लगानी पड़ेगी। अगर बॉडी एक्स एक्सिस पे ही है तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छा, थर्ड में कहा जा रहा है, आप इसको मैं रेस करता हूँ देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 3 और उसमें कहा जा रहा है कैन एंगुलर एक्सेलरेशन बी नेगेटिव, इफ सो व्हाट डज नेगेटिव एक्सेलरेशन इंडिकेट अबाउट ऑब्जेक्ट्स मोशन। कहा जा रहा है कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकती है, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है। तो बहुत आसान सा है, अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। जैसे सपोज करें कि एंगुलर वेलोसिटी किसी बॉडी की इनिशियली थी 2 रेडियन पर सेकेंड और बाद में उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई 1 रेडियन पर सेकेंड, और इस ऐसा होने में टाइम हमारे को लगा 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड लगा ये सब कुछ होने में। तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखें, जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला रिलेट कर रहा था कि v बराबर था डेल्टा एस अपॉन टी के, लीनियर वेलोसिटी बराबर होगी चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम।
एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सेम लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, जिसको आप पढ़ते हो vf माइनस vi अपॉन टी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, तो ये सिंबल अल्फा का होता है, ये आपको पता होगा। ओमेगा एफ यानी ये जो ओमेगा 2 है इसे हम ओमेगा एफ रख लेते हैं, और ये ओमेगा आई, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ओमेगा एफ की वैल्यू 1 माइनस ओमेगा आई 2 और डिवाइडेड बाय टाइम लगा 1 सेकेंड। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1, और डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई 1, यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट क्या थी, यूनिट्स भी रिलेट करती है, मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट्स भी रिलेट करती हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बता रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन बता रही है कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। जो नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या बता रही है कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो नेगेटिव सिंबल है, या कहें कि क्योंकि माइनस में वेलोसिटी आई है एंगुलर वेलोसिटी, तो ये एक और चीज भी बताती है, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, वो लीनियर हो या एंगुलर हो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है उससे अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। जैसे सपोज करें, इसको रेस करते हैं, हमारे पास एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। तो डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या होगी, ए टू बी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी की डायरेक्शन डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। सेम यही केस लेते हैं, बॉडी जा रही है ए टू बी, सेम ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस बार बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी क्या थी, डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस बार जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही सेम डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। ये तो लीनियर केस था, एंगुलर केस में भी ऐसा ही होगा। जैसे सपोज करें एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, और बॉडी ऐसे चल रही है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। सपोज करें एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो अपनी फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में लेके आएंगे, और देखेंगे कि हमारा थंब कहाँ डायरेक्ट कर रहा है। बॉडी कैसे रोटेट कर रही है, ऐसे, तो हमारी फिंगर्स रोटेशन की साइड पे आएंगी, जिस तरफ रोटेट कर रही है वहीं हमारी फिंगर्स आएंगी। हम उस तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे, देखेंगे थंब कहाँ डायरेक्ट कर रहा है, थंब अपवर्ड कर रहा है, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। देखें बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो हमारा थंब अपवर्ड जा रहा है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ गई अपवर्ड, अगर अब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। सेम यही केस, बॉडी ऐसे जा रही है, हमने वही राइट हैंड थंब रूल लगाया, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे आ गई। अब मैं कहता हूं एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अब इसके सेम डायरेक्शन होगी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई। सही, तो क्या सीखने को मिला इससे, जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो लीनियर वेलोसिटी, सॉरी जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, जब वेलोसिटी कम हो रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब वो लीनियर केस हो या एंगुलर केस हो, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और वो है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 80। और पेज 80 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इन व्हाट डायरेक्शन डज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। आसान सा है,
ये तो हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड सेंटर एक्ट करती है, किसी भी सर्कुलर पाथ के टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगी। जैसे सपोज करें कि हमने क्या किया, एक रोप ली, कोई धागा ले लिया या रस्सी ली, उसके एक एंड पे हमने कोई पत्थर बांधा और उसको ऐसे घुमाना शुरू किया। ये एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होगा। सपोज करें कि आपने बहुत बड़ा पत्थर लिया और उसको धागे से बांध के घुमाते हैं, क्या होगा, धागा टूट जाएगा। लेकिन जब आपने रस्सी ली और अब उसको घुमा रहे, रस्सी नहीं टूटेगी। अच्छा, क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि क्या होता है कि जब हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये पत्थर चाहता है कि ये सर्कल से बाहर चला जाए, लेकिन इसको एक फोर्स है जो सर्कल के अंदर खींच रही होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, जो हमारे पास कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे ये एक एग्जांपल हो गई, इसी तरह आप एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं, तो आप सर्कल से बाहर नहीं जा रहे ना अंदर आ रहे, आपको एक फोर्स है जो उस सर्कल के उस कर्व के टुवर्ड सेंटर खींच रही है। वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम इसी तरह मून है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मून कहीं और क्यों नहीं चला जाता? क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो एक फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर अर्थ की तरफ उसे रोक के रख रही है। जो कौन सी फोर्स है? एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट वो यहाँ पे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। सेम लाइक एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कहीं निकल कर क्यों नहीं चला जाता? वहां एक फोर्स है, कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चार्जेस के बीच में होती है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, अराउंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, चार्जेस के बीच में जो फोर्स आती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, जैसे ये सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने इसको अपनी तरफ खींचा हुआ है। अच्छा, क्योंकि इसको खींचा हुआ है तो यहाँ जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्चुअली वही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। सही, सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं होती, बल्कि वो किसी और फोर्स का ही एक दूसरा नाम बन जाती है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। अगर हमारे पास ये अर्थ है, इसके अराउंड मून रोटेट कर रहा है, तो मून को किस फोर्स ने रोका हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने, जो कहां लग रही है? टुवर्ड सेंटर लग रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो इसी तरह लेट सपोज आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, सही। पॉसिबल था कि हमारी जो बाइक है या गाड़ी जो भी है वो स्लिप हो जाती, बट नहीं स्लिप हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां फ्रिक्शन है जो टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम एक सर्कुलर पाथ पे मूव करें, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है जो टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा है, जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा। यहाँ पे रोप के अंदर कौन सी फोर्स होती है? टेंशन फोर्स होती है। यहाँ पे टेंशन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं होती, बल्कि वो कोई और फोर्स होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे होते हैं, सही। और वो हमेशा कहाँ लगती है? टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल या टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एक्ट करती है। ये इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देने का रीजन एक ये भी है कि क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा थोड़ा सा मुश्किल है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, और उसमें कहा जा रहा है इस सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, वाई और वाई नॉट। कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है? अगर है तो भी बताओ, नहीं है तो भी बताना है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स दो तरह की फोर्सेज है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्सेज होती है कि सपोज करें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आई थिंक अभी नहीं पढ़ी या पढ़ ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मैं आपको फील्ड की एग्जांपल समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है कि सपोज करें यहाँ हमने एक चार्ज ला के रखा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इसके करीब में कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन ला के रखते हैं। ये जो न्यूक्लियस है या पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसकी फील्ड यहाँ तक आ ही नहीं रही। इलेक्ट्रॉन को हमने इस सर्कल के अंदर रखा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसका मतलब है कि ये इसकी फील्ड में आ गया है। सेम लाइक मैग्नेट्स की अगर एग्जांपल ने, एक मैग्नेट यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे की फील्ड में आ रहा है। लेकिन इस मैग्नेट को उठा के मैंने यहाँ ला के रख दिया, अब नहीं अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी फील्ड से बहुत दूर चला गया है। तो हमें जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है उसको एज अ कंजर्वेटिव फील्ड के टर्म में समझना होगा
कि पहले कंजर्वेटिव फील्ड को समझते हैं, फिर कंजर्वेटिव फोर्स पे आएंगे। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है कि आपने एक पॉइंट से वर्क डन करना शुरू किया, लेट सपोज ये वाला पॉइंट था, आप एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर है। अभी सपोज करें कंजर्वेटिव फील्ड कोई ना कोई फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड में आपने एक जगह से चलना शुरू किया, घूमते घूमते आप आए वापसी अपने इनिशियल पॉइंट पे आ गए और आपका जो वर्क डन है वो जीरो हुआ, यानी कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी की वो चेंज नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि हम एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर है। कंजर्वेटिव फील्ड की तीन डेफिनेशन है कि अगर हम एक क्लोज्ड पाथ पर मूव करें, क्लोज पाथ मीन जहां से हम स्टार्ट करें वापसी वहीं आ जाए, किसी भी रास्ते से होते हुए, उससे हम बोलते हैं क्लोज्ड पाथ। जब भी हम क्लोज्ड पाथ पे मूव करें तो हमारा वर्क डन जीरो हो। इसकी मैं भी एग्जांपल्स भी दूंगा, पहले इसकी कंडीशन समझ लें। पहली कंडीशन क्या है, क्लोज पाथ पर वर्क डन जीरो होगा। दूसरा, जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जैसे एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, आपको ए से बी आना है, आपने एक वे चूज किया ऐसे स्ट्रेट लाइन में और आपका वर्क डन हो गया 10 जूल, सही। अब सपोज करें कि आप किसी और पाथ से होते हुए यहाँ इसी सेम पॉइंट पे आए, इस रास्ते से भी आपका जो वर्क डन है वो 10 जूल ही होना चाहिए। किसी और पाथ से होते हुए आए आप, स्टिल वर्क डन सेम रहे। क्यों? वर्क डन कहाँ डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड ही ना करे। तो सेकेंड कंडीशन है कंजर्वेटिव फील्ड की, एक ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेट पर सिर्फ डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड ना कर रहा हो, तो ऐसी फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है। अगर पाथ पर डिपेंड कर रहा होगा, जैसे सपोज करें यहाँ 10 जूल हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 15 हो गया, अब ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि वर्क डन ऑन अ क्लोज पाथ, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, क्लोज पाथ पर वर्क डन जीरो होगा। सेकंड, किसी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम कहेंगे कि फील्ड कंजर्वेटिव है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा हो, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पाथ पर डिपेंड ना कर रहा हो। और थर्ड क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अभी इसकी एग्जांपल लेंगे तो ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, बस कंडीशंस को माइंड में रखना है कि कंजर्वेटिव फील्ड में जो हमारी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की, यानी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो चेंज नहीं होती। अगर वो चेंज हो गई, इसका मतलब हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, अगर वो चेंज नहीं हुई यानी कि मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं हुई। जैसे सपोज करें एक फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है, फैन का जो सेंटर का पोर्शन है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस्ट हो रही है एज अ हीट, ऐसे ही है ना। बाकी अगर फैन चल रहा है तो वो वाइंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल से। बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो रही है, अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज ना हो तो हम बोलेंगे कि बॉडी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर है, सही। अच्छा, अब कंजर्वेटिव फील्ड में जो फोर्सेस लगती हैं उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन किससे होता है? फोर्स की वजह से ही होता है ना। एक ऐसी फोर्स जिससे क्लोज पाथ पर वर्क डन जीरो हो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ऐसी फोर्सेस जिससे वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तीसरा, अगर बॉडी पर फोर्सेस लगती है, वो मूव करती है और बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं होती, सेम रहती है, एनर्जी ज्यादा नहीं होती बॉडी की, तो हम कहेंगे कि वो जो फोर्स अप्लाई हुई वो कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, आप मोस्टली जो कंडीशंस पढ़ेंगे वो स्टार्टिंग की दो होती है, मोस्टली थर्ड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ना जरूरी है। अच्छा, क्यों जरूरी है? अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, या शायद मैंने नहीं की, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है कि जो फोर्स है वो कौन सी है। जैसे मैंने अभी बताया कि टेंशन फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स में, सॉरी, जो यहाँ टेंशन की फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है, और भी एक एग्जांपल कोई सी मैंने दी थी कि हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है। तो डिपेंड कर रहा है कि
फोर्स कौन सी, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी, अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव होगी। या यूं समझे कि एक कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कंजर्वेटिव होगी। अगर एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, यानी जहां वर्क डन क्लोज पाथ पर जीरो नहीं हो रहा, एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगी। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स कंजर्वेटिव भी होती है और नॉन कंजर्वेटिव भी होती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। देखते हैं कैसे। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कैसे होती है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो आसान है। अब आपको ये सारी बातें जितनी भी हमने इस क्वेश्चन की वो समझ आएंगी। सपोज करें कि यहाँ पे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ से हम एक बॉडी को यहाँ रख दिया बॉडी को, और यहाँ पे बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती है, जीरो। यहाँ से हम बॉडी को लिफ्ट करवा के लेके गए अपवर्ड, और किसी ना किसी हाइट h पे ले आए। यहाँ हाइट है h बॉडी की, बॉडी का मास है m, और यहाँ जो ग्रेविटी होगी वो g होगी। सही। तो इस बॉडी पर वर्क डन क्या हो जाएगा, बॉडी पर जो ये बॉडी है, बॉडी का नाम भी दे देते हैं, बॉडी ए है, बॉडी पे वर्क डन क्या हुआ, जब बॉडी ऊपर गई तो बॉडी की क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि बॉडी में जो वर्क डन हुआ है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो हमारे पास ये आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। मोस्टली आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं, ये वही वाली बात है, डेल्टा थीटा और थीटा वाली, थीटा और डेल्टा थीटा लिखे मोस्टली सेम होते हैं। तो ये तो हम सिर्फ अभी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। वर्क डन बराबर होगा उस पोटेंशियल एनर्जी के जो बॉडी में स्टोर्ड हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ऐसा ही है ना, mgh। ये चले इसको आसान करते हैं, आपको मे भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, वर्क डन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। जो बॉडी है यहाँ पे, इस बॉडी को मैं यहां बना रहा हूं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करेगी, टुवर्ड्स अर्थ फोर्स एक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्टेंस कहां मेजर हुआ, अपवर्ड, डिस्टेंस की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो दोनों में एंगल क्या बन गया, 180 डिग्री। अच्छा, दूसरी चीज, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बराबर होगी वेट ऑफ द बॉडी के, जो बॉडी का वेट होगा उसके बराबर। तो यहाँ पे ये फोर्स होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, हाइट के बराबर, और कॉज एंगल क्या बन रहा है दोनों में, 180 डिग्री, कॉज 180 डिग्री। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी वेट ऑफ द बॉडी के, जो बराबर होता है mg के, तो यहां हमने लिख दिया इसकी जगह पर mg, हाइट cos 180 डिग्री -1, तो जो वर्क डन हुआ है इसको मैं W1 बोल रहा हूं, माइनस mgh। अच्छा, अब हमने इस पॉइंट से बॉडी को वापसी नीचे फेंक दिया, पहले अपवर्ड आई थी, अब बॉडी को हमने वापसी छोड़ दिया, बॉडी को, सही, बॉडी को छोड़ा, अब बॉडी नीचे जा रही है, सही। तो अब क्या हुआ, अब ये रही बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड, और डिस्टेंस कहां कवर हो रहा है, डाउनवर्ड। एस या डी जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं, मैंने वहां डी यूज किया तो यहाँ डी लिख लेते हैं। अब एंगल क्या बन रहा है, देखें, ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल क्या हो गया, जीरो। सेम वही चीज, ये वर्क डन, इसको मैंने W1 बोला था, अब जो वर्क डन हो रहा है उसे W2 बोल रहा हूं मैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगी वेट ऑफ द बॉडी के, जो इक्वल होता है W इक्वल्स टू mg। ये आ गया mg, डिस्प्लेसमेंट वही सेम, जितनी हाइट कवर हुई थी उतनी ही वापसी नीचे में हाइट कवर होगी, उतने ही डिस्टेंस आएगा h, और cos 0, cos 0 बराबर होता है 1 के, mgh इंटू 1, तो टोटल वर्क डन जो आ गया W2 वो आ गया mgh।
टोटल वर्क डन, जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेट मींस के टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क नेट बराबर होगा टोटल वर्क डन। कैसे निकालेंगे, सारे वर्क डन को ऐड करके, W1 प्लस W2, W1 है -mgh और W2 है mgh, नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल होगी, वर्क नेट क्या आ गया 0। तो क्या बॉडी एक क्लोज पाथ पर मूव हुई थी, बिल्कुल हुई थी, ए से बी गई, तो ये पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, बॉडी ए से बी गई, बी से ए वापसी आ गई, एक क्लोज पाथ बन गया ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रही, तो वर्क डन क्या हो गया 0। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई है। यहाँ फोर्स कौन सी लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि वर्क डन तो 0 हो गया। अच्छा, अब जो सेकंड कंडीशन है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। लेट सपोज ये बॉडी ए से बी पॉइंट पे गई है, मैंने ऐसे डायरेक्टली ऊपर लेके गया था, बॉडी को मैं यहां से घुमाता हुआ लेके बी पे आता हूँ, हाइट तो स्टिल सेम रहेगी, तो इसका मतलब बॉडी पे जो वर्क डन है वो सेम ही रहेगा mgh। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर वर्क डन डिपेंड करेगा, जो पाथ फॉलो होगा उस पर डिपेंड नहीं करता। सही, तो इस चीज को समझे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फोर्स को एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हैं। कैसे, सपोज करें कि अर्थ है, वही पुरानी वाली एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अर्थ है और इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, हम मोस्टली ये बात सपोज करते हैं कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ऐसा नहीं होता। जो मून है वो अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। जैसे आपने एटम का कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर देखा होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और शेल्स ऐसे बने हुए होते हैं। सही, इस तरह के, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मून भी कैसे रिवॉल्व कर रहा होता है, एक इलिप्टिकल पाथ में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सही, इस पाथ के ऊपर यहाँ पे मून है जो रिवॉल्व कर रहा है, कुछ ऐसे। अच्छा, अब क्या होता है, जब हम या अर्थ है, अर्थ से हम कोई चीज ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर लेके आते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जब हम उसको छोड़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक, जिसका मतलब जब हम अर्थ से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अर्थ के करीब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सपोज करें कि मून यहाँ पे था, यहां से मूव करके मून आ गया इस पॉइंट पे। अगर आप देखें ये पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मून अर्थ के सबसे करीब होगा, और ये दो पॉइंट वो है जहां मून सबसे दूर होगा। अच्छा, यहाँ पे जब मून अर्थ के सबसे करीब है तो मून की पोटेंशियल एनर्जी होगी लेकिन थोड़ी कम होगी, और जब मून यहाँ आ जाएगा तो मून की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। सपोज करें कि मून यहाँ से मूव होके, पूरा मूव होके अपनी इनिशियल स्टेट पे आया, क्या मून की एनर्जी कम हो जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मून की एनर्जी कम हो जाए, उसने एक पूरा ऑर्बिट रिवॉल्व किया, नहीं होगा ऐसा, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, मून की एनर्जी कम नहीं होती, वही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मून एक ऐसे फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है जो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, जहां कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, वर्क डन डिपेंड कर रहा है, सॉरी, क्लोज पाथ पे। जब मून मूव करके वापसी इनिशियली स्टेट पे आया तो जो वर्क डन था क्लोज पाथ पर वो 0 होगा, क्योंकि वर्क डन की आपने एक डेफिनेशन ये भी तो पढ़ी है कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन एनर्जी के। जब मून की टोटल एनर्जी चेंज ही नहीं हुई तो वर्क डन क्या हुआ 0, और वर्क डन कहाँ 0 हुआ है, क्लोज पाथ पर वर्क डन 0 हुआ है। सही, जहां से स्टार्ट किया मून ने वहीं वापसी आया, तो उसका जो वर्क डन है वो 0 होगा, तो मून एक कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहा है। अच्छा, अब जब मून रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो इसको एक फोर्स टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ खींच रही होगी, वो कौन सी फोर्स होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। इसका मतलब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि क्या हो रहा है, वर्क डन क्लोज पाथ पर 0 है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कब, जब वो एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अब एक और केस देखते हैं,
लेट सपोज अब क्या करते हैं कि आप एक सर्कुलर पाथ है उसके ऊपर मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, आपको एक फोर्स है जो टुवर्ड सेंटर खींच रही है और यहाँ पे वो फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स। लेट सपोज आप बाइक पे या कार सपोज करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। एक कार में हम बैठे हुए और एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, क्या बॉडी की एनर्जी चेंज हो रही होगी? मैकेनिकल एनर्जी ऑब्वियसली हो रही होगी। क्यों? क्या होता है कि उसके अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है, जो केमिकल एनर्जी, ऑब्वियसली फ्यूल में केमिकल एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। हाँ, क्या ऐसा होगा कि आपने एक बार गाड़ी स्टार्ट की, उसको 5 मीटर पर सेकंड पर लेके आए वेलोसिटी पे और इंजन बंद कर दिया, अब गाड़ी चलती रहेगी चलती रहेगी? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है, जो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी है जो वर्क डन करवा रही है वो लॉस्ट हो रही है एज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वो लॉस्ट होती है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। सेम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, टुवर्ड सेंटर जो फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इन केस ऑफ फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सेम इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। आपने बल्कि ये चीज पढ़ी भी है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एटॉमिक मॉडल में आपने पढ़ा था कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही, जब वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब न्यूक्लियस के करीब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। रदरफोर्ड और नील बोहर में ये पोस्टुलेट, नहीं सॉरी, नील बोहर का पोस्टुलेट था ये, यस। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, जब तक अपने ऑर्बिट में तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। और तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, चार्जेस के बीच में जो फील्ड होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहे हैं, टुवर्ड सेंटर उसको खींचा जा रहा है। यहाँ पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। ये अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन याद हो तो नील बोहर की फर्स्ट डेरिवेशन है रेडियस की, रेडियस फैक्टर आप डिटरमाइन करते थे, आई थिंक आपको याद हो। जितना मुझे याद है फॉर्मूला आता था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। रेडियस वाले में आप अपनी डेरिवेशन इसी कंडीशन से स्टार्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, और यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? एक कंजर्वेटिव फोर्स होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।